नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम लोग देख रहे हैं एक कहानी, यह भी आत्मकथा की लेखिका मन्नू भंडारी। हिंदी साहित्य के इकाई 10 में यह आपका लगा हुआ है एक कहानी, यह भी ठीक है। और इसके पहले की सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अन्य गतिविधियाँ इकाई 10 में इसी नाम से है। तो यहाँ तक हमने इकाई 16 में देखा था। आज इकाई 17 यानी भाग 17 देखते हैं, 17वां भाग इस आत्मकथा का। तो हमने देखा था रिंकी तो इसमें विमल राय पर ही लिख रही थी, यहाँ तक देखे थे पिछले वीडियो में। आज यहाँ देखते हैं रिंकी तो इसमें विमल राय पर लिख ही रही थी। उनका बहुत आग्रह था कि मैं भी उसमें लिखूं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है बासु भट्टाचार्य से शादी करने के कारण विमल राय का उनसे संबंध तोड़ना और मेरे पिताजी का राजन से शादी करने के कारण मुझसे संबंध तोड़ना ही वह सामान्य बात हो, जिसके चलते रिंकी ने मुझसे यह आग्रह किया हो कि मतलब कि दोनों की पृष्ठभूमि एक हो गई। पिताजी पर, उनके अंतर्विरोधों पर, उनके खूबियों और खामियों पर लिखने की कब से इच्छा थी मेरे मन में। रिंकी के आग्रह पर इच्छा फिर कुलबुलाने लगी और फिर जो लिखना शुरू किया तो बहुत संक्षेप करने के बावजूद मैं थोड़ा विस्तार में चली गई। पर उनकी तो शब्द सीमा थी, सो उनके पास भेजने के लिए तो काफ़ी काट छाट करनी पड़ी। अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने तो उसे अपनी पुस्तक में छाप भी दिया। अच्छा लगा देखकर कि मीनाक्षी मुखर्जी ने इस पुस्तक की समीक्षा में इस योजना की तो प्रशंसा की ही, पर सम्मिलित आलेखों में सबसे अधिक प्रशंसात्मक उल्लेख भी मेरे लेख का ही था। देखिए, जो नाम महत्वपूर्ण आ रहे हैं उसको भी आप देखते हुए चलिएगा। हालांकि मैं उसको गोला या फिर अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ। पूरी प्रतीक्षा, उसका बचा हुआ प्रारूप थोड़े और विस्तार के साथ पूरा होने की प्रतीक्षा में आज भी मेरे पास पड़ा है। हंस के लिए अपना आत्मतर्पण जरूर पूरा करके भेजा था और वह तभी छप भी गया था। इस आत्मकथा के लिए अनुबंध करते समय तो बात हुई थी कि अपने व्यक्तिगत जीवन के संदर्भों को स्पर्श करते हुए अपनी एक संक्षिप्त सी लेखक यात्रा का विवरण दे दूं, जिसे 50 कहानियों की भूमिका के रूप में छापा जा सके। लेकिन शुरू करते ही लगा कि यह थोड़े विस्तार में चल पड़ा है तो रोक दिया। काट छाट करके इसे संक्षिप्त करने की बजाय सोचा, कौन सोचा, मन्नू भंडारी कर रहे हैं, सोचा कि मुख्यतः लेखन को केंद्र में रखकर क्यों न एक विस्तृत आत्मकथा ही लिख दिया जाए, और तब भविष्य में कभी पूरा करने के लिए इसे भी वहीं रोक दिया। इधर कुछ दिनों से एक उपन्यास की थीम जरूर मन में कुलबुला रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि यह कुछ रूप ले भी पाएगी या नहीं, कि मैं इसे संभाल भी पाऊंगी या नहीं। फिर भी शुरू तो कर दिया, पर हर चीज़ की तरह वह अधूरा ही रहा। वह भी अधूरा। 50-60 पृष्ठ लिखे और उसकी गाड़ी भी वहीं अटक गई। पर जितना लिखा उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट थी। बहुत बहुत दिनों बाद पहली बार अपने लिखे पर संतोष हो रहा था, पर लिखने का पहले जैसा प्रवाह तो रहा नहीं। आज भी याद है कि जब आपका बंटी और महाभोज लिखने बैठी थी तो एक बार शुरू करने के बाद फिर पृष्ठ दर पृष्ठ जैसे कलम से झरते चले गए थे। मतलब अपने आप एक के बाद एक लिखता चला गया, लिखाता चला गया। पर यह जो अटका तो अटक कर ही रह गया। दिल्ली लौटकर अर्चना को मैंने इसके बारे में बताया भी तो याद नहीं कि लिखा हुआ हिस्सा पढ़कर सुनाया था या वैसे ही इसके बारे में बताया था। उसने कहा था कि इसे तो आपको पूरा करना ही होगा, बिना पूरा किए तो मैं आपको मरने नहीं दूंगी। उन दिनों न्यूरोलॉजिया की तकलीफ बहुत बढ़ी हुई थी और मुझे 1200 मिलीग्राम तक सेडेटिव मतलब दवा लेना पड़ता था। सो मैं मरी तो नहीं, इस उपन्यास को पूरा जो करना है। बस आजकल एक ही इच्छा है जो धीरे धीरे संकल्प बनती जा रही है कि इन अधूरी चीज़ों को पूरा करना है। लिखने के अपने इस संकल्प को किसी भी हालत में शिथिल नहीं होने देना है। ऐसे तो नहीं कि उज्जैन में रहते हुए मैंने पन्ने काले नहीं किए, पन्ने तो बहुत काले किए, पर संतोष देने जैसी एक भी रचना पूरी तो नहीं कर सकी। पन्ने काले करने का मतलब कि लिखना, जो भी लिखा, जितना भी लिखा, सब आधा अधूरा। उन दिनों यही एक प्रश्न मुझे परेशान करता कि दिल्ली की उन तनावपूर्ण स्थितियों और राजेंद्र के साथ निहायत संवादहीन और अलगावपूर्ण संबंधों से कानपुर से लौटने के बाद यह स्थिति जितनी विकट हुई पहले वैसी नहीं थी। पूरी तरह मुक्त होने के बाद, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी मैं क्यों नहीं पहले की तरह जमकर लिख पा रही हूँ। आज उन स्थितियों से मानसिक रूप से पूरी तरह उबर जाने के बाद मुझे उस समय की अपनी मूर्खता पर हंसी ही आती है। उस समय क्यों नहीं मैं इतनी मोटी बात भी समझ पाई कि आत्मीय संबंधों से उपजे इन तनावों का संबंध बाहरी परिवेश से उतना था ही नहीं जितना ये मेरे मन में रचे बसे थे। यानी कि जो भी आपकी तकलीफ़ें होती हैं ज़्यादातर वह मानसिक होती हैं।
बाहरी परिवेश तो ज़रूर छूट गया था, पर मन तो मेरे साथ ही आया था, और मन आया तो उसके साथ बधे बधे हुए तनाव भी चले आए थे। दिन भर तो लोगों के साथ बातचीत, मिलने जुलने में मैं इतनी सामान्य रहती, इस कला में तो मैंने बरसों से महारत हासिल कर रखी थी कि कोई सपने में भी इस बात का अनुमान तक नहीं लगा सकता था कि मेरे और राजेंद्र के संबंध बिगड़ते बिगड़ते अब टूटने की कगार तक पहुँच चुके हैं, बल्कि टूट ही चुके हैं। कि कैसे मानसिक स्थिति में मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन रात में जब मैं बिल्कुल अकेली लेटती तो लाख कोशिशों के बावजूद आंखों के आगे अतीत की वे घटनाएं, वे स्थितियाँ, वे ही सब बातें गुजरने लगती, और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वह सब उसी में डूब जाता। यानी कि अतीत फिर हावी हो जाता और लिखना स्थगित। उज्जैन आते ही राजेंद्र ने तो अपना वही पुराना सिलसिला फिर चालू कर दिया। यूँ इनके व्यवहार में परिवर्तन तो मेरे उज्जैन आने का निर्णय लेने के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यहाँ आने के बाद हर इतवार को फ़ोन का जो सिलसिला शुरू किया, इस बार उसमें आत्मीयता और अपनत्व का एक गहरा पुट औरा मिला। तबीयत का हाल पूछते तो उसमें एक गहरे सरोकार की गंध होती। क्या लिख रही हो, बस जमकर लिखो, में प्रोत्साहन की। और जब इस सब की तुलना मैं राजेंद्र के कानपुर से लौटने के बाद वाले व्यवहार से करती तो हैरान रह जाती। कहाँ तो उपेक्षा, अलगाव और असंवाद की स्थिति में गुजारे वे 3.5 साल, और कहाँ एकाएक उभर आई यह आत्मीयता। इतने दिनों और इतनी घटनाओं के बाद यह तो मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि न तो राजेंद्र यह घर छोड़ना चाहते हैं और न ही यह संबंध तोड़ना। आश्चर्य होता है जब मुझे कभी कभी इनकी कथनी और करनी के इस भेद पर। सारी जिंदगी दम घोटू कह कर ये जिस घर की भर्त्सना करते रहे, जिन्हें यह संबंध बेहद नकली, उबाऊ और अपनी प्रतिभा का हनन करने वाला लगता रहा, अब क्यों उसी घर और संबंध से चिपक कर रहना चाहते हैं। यानी राजेंद्र, मैं नहीं चाहती कि इनकी बातें इनकी ज़िंदगी की सच्चाई है या इनका यह व्यवहार। अपने इस व्यवहार की पुष्टि करने के लिए मेरे 2 साल के प्रवास में 3 बार राजेंद्र स्वयं उज्जैन भी आए। एक बार तो मेरे जन्मदिन पर बिना सूचना दिए टिंकू और दिनेश के साथ प्रकट हुए, यानी कि अपने बेटी और बेटे के साथ। मैं हैरान ही नहीं, आत्मीयता का भूखा मेरा मन सचमुच विभोर हो गया था उस दिन टंडन साहब ने ही हम सबको यहाँ अपने यहाँ खाना खिलाया था, तो शाम उन्होंने हमारे घर आकर गुजारी। खबर मिलते ही दूसरे दिन सुमन जी आ गए थे, और फिर अपनी कविताओं और अपने उन्हीं संस्मरणों को सुनाते हुए पूरी शाम गुलजार रखे। इनके आने पर बाई इनकी विशेष खातिर करने में जुटी रहती थी। शैलेंद्र इनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने को तत्पर। हमारी आपसी व्यवहार भी इतना सहज सामान्य रहता कि उसमें किसी तरह का तनाव या दरार की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई और तो नहीं सोच सकता था, पर मैं नहीं जानती इसे अपने जीवन की विडंबना कहूँ या त्रासदी, दुर्बलता कहूँ या मूर्खता। कोई 34 सालों के अपने अनुभव, एक स्वच्छंद और मनमाने ढंग से जीवन जीने की इनकी जिद, जिसमें सारे प्रयत्नों के बावजूद मैं जरा से भी परिवर्तन नहीं ला सकी थी। अपने हर दुराग्रह को सही सिद्ध करने और हमेशा मुझे ही कटघरे में खड़ा करने के लिए गढ़े इनके तर्क, इनका फलसफा, इन सब की अच्छी तरह जानने और भोगने के बाद ही तो मैंने अलग होने का निर्णय लिया था। दृढ़ संकल्प के साथ उसे कार्यान्वित भी किया, पर अंततः उस पर टिक क्यों नहीं सकी। अपनत्व और आत्मीयता में लिपटे इनके हाथ बढ़े नहीं कि फिर लौट पड़ी, पर क्यों नहीं। अपने पुराने अनुभवों ने मुझे वहाँ रोक दिया। रुकना तो दूर, अब क्या कहूँ, आदमी की उस फितरत को जो अपनी हर कमजोरी, अपने किए हर सही गलत को सही सिद्ध करने के लिए तर्क भी गढ़ लेता है, कारणों का एक पूरा सिलसिला भी ढूंढ निकालता है। मैं भी सोचती हूँ कि हंस की सफलता ने शायद राजेंद्र के व्यक्तित्व को अब पूरी तरह बदल दिया है। उससे मिलने वाले यह सम्मान प्रतिष्ठा ने, जो कि शुरू से ही इनका काम में रहा था, मतलब उनको कामना रही थी कि यह मिलना चाहिए, यह सम्मान प्रतिष्ठा जरूर इनका कायाकल्प कर दिया है। सुधर गई आर्थिक स्थिति ने इन्हें न जाने कितनी हीनता जनित ग्रंथियों से मुक्त कर दिया है, और अब ये शायद खुद एक अधिक सहज, एक अधिक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर इन्हें भी अब हर कीमत पर घर और पत्नी की आवश्यकता महसूस हो रही हो। उम्र की इस बात के दिमाग में आते ही एकाएक मेरी आंखों के सामने 2 घटनाओं के पन्ने खुल पड़े। कुछ साल पहले की ही तो बात थी। मेरे अपने ही एक लेखक मित्र खम ठोक ठोक कर कह रहे थे, मन्नू, इसमें कोई शक नहीं कि मैं कई औरतों के साथ सोया हूँ, पर आज तो बस मेरे लिए जो भी है मेरी पत्नी ही है। उन्हें नाम लिया था। आज तो यही मेरी मित्र है, प्रेमिका है, प्रेयसी है, मतलब उसका नाम लिया था अपनी पत्नी का। उन्होंने पास बैठी पत्नी को बाह में भर लिया। पत्नी निहाल, मतलब सामने ही बोल रहे थे कि जो पहले भले ही उनका चक्कर चल रहा हो कई लोगों से, लेकिन शादी के बाद तो फिर नहीं। और मैं सोच रही थी कि जो पत्नी आज आपको अपनी सब कुछ दिखाई दे रही है, कभी सोचा भी था कि जब आप अपनी प्रेमिकाओं के साथ मस्ती भरी रातें गुजारा करते थे, उसकी रातें कैसे आंसू में डूबी
गुजरती होगी? नहीं, उस समय आपको ऐसी असुविधाजनक बातें भला क्यों आ जाती? उस समय तो आपके लिए पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा होगा, पर आज उम्र के इस पड़ाव पे आपको उसकी ज़रूरत है, तो केवल अपनी देखभाल के लिए, अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए, क्योंकि आप बीमार रहने लगे हैं, अचानक वो आपकी सब कुछ हो गई है। इसी सिलसिले में जैनेंद्र जी से एक बात भी याद आ गई। सोचा तो था कि अपनी किसी रचना में इसका उपयोग करूंगी, पर आज जब संदर्भ आ ही गया तो उससे भी लिख देती हूँ। जैनेंद्र जी की पत्नी मृत्यु की सारी औपचारिकताएं निभाने के कोई 20-25 दिन बाद जैनेंद्र जी की पत्नी की मृत्यु की सारी औपचारिकताएं निभाने के कोई 20-25 दिन बाद हम लोग फिर उनके पास गए। वे मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका सब कुछ होने के बाद 20-25 दिन बाद गए। वे चुपचाप बैठे थे, इशारों से हमें बैठने को कहा। फिर चुप्पी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू की जाए, तो तबीयत का हालचाल ही पूछा। वे चुप, फिर थोड़ी देर बाद अपने उसी अंदाज में बोले, जानती हो मन्नू, वो जब थी तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह भी है, बस है तो है, ध्यान देने की ज़रूरत तो कभी महसूस ही नहीं हुई। पर जब वह चली गई, उठते बैठते सोते जागते वहीं तो दिखाई देती है, उसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं। फिर चुप। पर उन्हें जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो उतना हम उसका नहीं ध्यान देते, नहीं उसका महत्वपूर्णता, मतलब उसके इम्पोर्टेंस नहीं महसूस होती, लेकिन चला जाता है तब हमें महसूस होता है। फिर उन्हें लगा कि जैसे बात स्पष्ट नहीं हुई, तो फिर समझाया। अब जैसे हवा है, उसी से तो हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, पर उसके बारे में कभी सोचते हैं क्या? बस हवा है तो है, वह चलती रहती है, हम सांस लेते रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं, पर अब उसके बारे में सोचने को क्या रखा है जो कोई सोचे? पर 1 घंटे के लिए भी हवा बंद हो जाए, सांस लेने को न मिले, दम घुटने लगे, तो हमारा तो जानेंगे कि हवा क्या होती है, तब हम जानेंगे हवा क्या होती है। बस ऐसे ही उनका स्वर भीग गया और वे चुप हो गए। अपनी पत्नी की उपेक्षा और एक उम्र के बाद उसकी अनिवार्यता को इससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सार्थक तरीके से शायद ही कोई समझा सके। घर लौटते हुए मुझे पता नहीं क्यों धर्मयुग की परिचर्चा में छपे जैनेंद्र जी के उस लेख की याद हो आई। उन्होंने जिसका शीर्षक दिया था, लेखक के लिए प्रेयसी अनिवार्य है। इस खुली स्वीकारोक्ति के बाद यह तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिंदगी में प्रेयसियाँ रही भी होंगी। आज वे ही प्रेयसियाँ क्यों नहीं आ जाती देखभाल करने के लिए, ज़िंदगी को उसी गति से चलाने के लिए, पत्नी के अभाव में आए खालीपन को भरने के लिए। बाद में 2 साल तक वे लकवाग्रस्त रहे थे, तो निश्चय ही जितने त्रस्त वे अपनी स्थिति से रहे होंगे, उससे कहीं अधिक त्रस्त वे पत्नी की अनुपस्थिति से रहे होंगे। ऐसे ही तो समय होते हैं ज़िंदगी में जब किसी बहुत बहुत अपने की ज़रूरत महसूस होती है, ऐसे अपने की जहाँ अपनत्व के साथ अधिकार भी जुड़ा हो। नहीं जानती इसे पत्नियों के जीवन की विडंबना कहूँ या लेखकों के जीवन की, पर है यह इतनी बड़ी सच्चाई जिसे झेलने भोगने के लिए हर लेखक पत्नी तो अभिशप्त है ही। इसमें कई अपवाद होंगे और मेरी जानकारी में कुछ है भी, पर वे अपवाद ही पर मतलब ज़्यादातर तो यही है, मतलब कुछ अपवाद होते हैं। पर 60 साल की उम्र पार करते ही ये चिर उपेक्षित पत्नियाँ एकाएक ज़िंदगी की अनिवार्यता बन जाती हैं। जब भी मैं ऐसी बातें सुनती, देखती या खुद उनसे गुजरती, तो एक प्रश्न जरूर मुझे परेशान करता, लेखक तो बड़ा संवेदनशील प्राणी होता है। दुखी त्रस्त लोगों की वेदना, उनकी यातना उसे किस हद तक विचलित करती है कि वह उन पर अपनी सारी करुणा उड़ेल देता है, पर अपनी पत्नियों की व्यथा वेदना तक आते आते उसकी संवेदना सूख क्यों जाती है? सही बात है, सही क्वेश्चन उठाया है मनु जी ने। उसे महसूस कर, मतलब कि अपने पे बात आती है तो क्यों, केवल के लेखन में क्यों यह सब वेदना? उसे महसूस करना था दूर, वे तो बड़ी निर्ममता से उसका कारण बने रहते हैं, पर क्यों? क्या पत्नी उन्हें हाड़ मास का प्राणी ही नहीं लगती, या कि काल्पनिक पात्रों के गढ़े हुए सुख दुख पर ही अपनी सारी संवेदना उड़ेल कर वे इतने खाली, खोखले और करुणा विहीन हो जाते हैं कि जीवित पत्नी के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं। कितना, मतलब कि कितना, पत्नी की बात हो, माता की बात हो, भाई बहन किसी की बात हो, पत्नी जो ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा साथ रहती है, इसलिए पत्नी की बात सच्चाई, यह बिल्कुल सही सवाल उठाया है। नहीं जानती, इतना सब जानने सोचने समझने के बावजूद मैं फिर जिस दिशा की ओर मुड़ चली थी, उसे क्या कहूँ, अपनी मूर्खता या हमारी पीढ़ी की भारतीय पत्नी की नियति। गनीमत है कि हमसे बाद वाली कई पत्नियों ने संस्कारों का यह चोला उतार फेंका है। आर्थिक रूप से परतंत्र पत्नियों के लिए तो यह हर स्थिति में उनके साथ रहना उनकी मजबूरी था, आज भी है, पर मेरी क्या मजबूरी थी? क्यों मैंने अलग रहने का अपना निर्णय बदल दिया? क्यों मैं सोचने लगी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियों में मैंने 35 साल गुजार दिए, तो अब तो स्थितियाँ भी कुछ अनुकूल हो चली हैं। अब इस उम्र में अलगा, मतलब कि 35 साल बाद शादी के अलग हुई थी मन्नू जी राजेंद्र से, सो भी इस लाइलाज रोग के साथ। मतलब रोग भी उस समय हो गया था। मन को विश्वास दिलाती कि अपने बदले व्यक्तित्व के साथ अब जरूर राजन तकलीफ में मेरा ख्याल रखेंगे, जिससे
जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी। उज्जैन में जमकर तो कुछ काम हो ही नहीं रहा था। न्यू कौन सी बीमारी थी पूछा जा सकता है। लाइलाज बीमारी मन्नू जी को कौन थी? न्यूरोलाजिया या फिर न्यूरोलजिया का दर्द भी काफ़ी बढ़ गया था। सो मैंने 2 साल पूरे करते ही दिल्ली लौटने का निर्णय ले लिया। निर्णय तो लिया पर मन के किसी कोने में थोड़ी सी आशंका जरूर थी। लेकिन जून में मेरी भतीजी की शादी में इंदौरा कर राजेंद्र ने अपने व्यवहार अपनी बातों से उसे बिल्कुल निर्मूल कर दिया। लौटने के बाद सुनते ही प्रसन्न होकर बोले, बस बहुत हुआ, अब आ जाओ। अपनी अधूरी चीज़ों को वहीं बैठकर पूरा करना। और 3 महीने बाद जब दिल्ली लौटी तो उसी तरह स्वागत की मुद्रा में स्टेशन पे खड़े थे। घर आई तो साफ सफाई साज सज्जा सब चुस्त दुरुस्त, यानी ये अब घर में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। 2 साल तक मेरी अनुपस्थिति में घर के स्वामित्व बोध ने इन्हें घर से भी जोड़ दिया। अब यही घर इन्हें अपना लगने लगा। स्वामित्व बोध पर तो पहले भी कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था, पर यह इनकी अपनी ही ग्रंथि थी। अब अगर इन्हें घर और मैं सब अपने लगने लगे हैं तो फिर मेरे लिए समस्या ही क्या थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तो इनसे बहुत जुड़ी हुई थी और बदले में वैसा जुड़ा हुई तो चाहती थी। दिल्ली लौटकर सप्ताह 10 दिन तक हम लोग मित्र परिचितों के यहाँ मिलने जाते रहे। कभी कभी ये भी सुनने को मिला कि अच्छा किया आ गई, तुम्हारे बिना राजन बहुत उखड़े उखड़े रहते थे। सुना तो अच्छा ही लगा। आने वाले जीवन के लिए एक उम्मीद बधी। उज्जैन जाने से पहले और उज्जैन जाते समय जिन्होंने मेरी मानसिक दशा को देखा था, जाना था, वे अब की मानसिकता को देखकर आश्वस्त ही हुए। चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं भी सोचती कि सामान्य जीवन में तो उम्र के इस बिंदु पर आकर जिंदगी की उठापटक जद्दोजहद और संघर्षों से थका हारा मन सुस्ताने का सिलसिला शुरू करता है, क्योंकि संबंधों के सारे कोने घिस घिसाकर ऐसे पिट जाते हैं कि तरह तरह के जत्नों का तेल डाले बिना भी गाड़ी चलती रहती है, सहज अनायास। मैंने भी संबंधों की उठापटक तो बहुत झेल ली जिंदगी में। बस अब तो एक सहज सामान्य और सकारात्मक जीवन की दिशा में ही बढ़ना है। और अब यह संभव भी होगा क्योंकि राजन ने भी इस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाया बल्कि प्रयत्नशील भी है। पर फिर वही मूर्खता मेरी जो इस तरह का भ्रम पाल लिया। क्यों मैं राजेंद्र को एक सामान्य जीवन के चौखटे में फिट करके कुछ अनहोनी की उम्मीद लगा बैठी। राजेंद्र और सामान्य क्यों भूल गई कि सामान्य का संबंध उम्र से नहीं किसी के व्यक्तित्व की बनावट से होता है। और राजेंद्र अपने हर काम हर सोच अपनी हर बात से अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का डंका चोट ऐलान करते रहें। वे किसी सामान्य के चौखटे में फिट हो सकते हैं भला। और शायद यही कारण था कि उम्र के इस बिंदु पर आकर भी उनके व्यक्तित्व के कील काटे घिसे नहीं थे। हाँ, ऐसा भ्रम जरूर पैदा कर लिया था, या कहूँ कि मैंने ऐसा भ्रम पाल लिया था। पर इस बार वे चुभे तो मुझे केवल लहूलुहान ही नहीं किया बल्कि मन भी तृष्णा के साथ साथ एक गहरी नफरत से भी भर गया। और मैं अपने पुराने निर्णय पर ही लौट आई। बस अब और एक दिन भी नहीं। इस बार अपना निर्णय सुनाने के साथ मैंने यह भी जोड़ दिया, पहले की तरह अब आप इस घर में लौटने की कोशिश मत करिएगा। बार बार का यह तमाशा मेरे लिए असह्य हो गया है। जल्दी से जल्दी घर ढूंढिए और हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाइए। कितना मतलब दर्दनाक रहा होगा कहते हुए एक पत्नी को पति से। नहीं जानती है राजन की आदत थी या कोई भीतरी मजबूरी की, अलग होकर भी यह घर नहीं छोड़ना चाहते थे। अलग होते ही इन्होंने फिर वही पुराना सिलसिला शुरू कर दिया। अलग होते ही बराबर फ़ोन करना, किसी भी आयोजन में मिलने पर सबके बीच जोर से आवाज़ दे देकर बुलाना। कभी कोई पत्रिका पकड़ा रहे हैं तो कभी कोई किताब लेकर कोई किताब केवल यह दिखाने के लिए कि हम अलग नहीं हुए हैं। एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में इन्होंने यह छपवा भी दिया कि महज काम करने के उद्देश्य से मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गया हूँ। मेरे बारे में कुछ ऐसी नकारात्मक टिप्पणियाँ भी थी जिनकी वजह से काम करने के लिए इन्हें बाहर आना पड़ा। नहीं जानती कि राजन क्यों करते थे ये सब। हो सकता है कि फिर वही उम्मीद वही अपेक्षा की कुछ तो भी करके फिर शांत रहने वाली स्थिति ले आएंगे। हर बार की तरह मन्नू को फिर पटा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पर इस बार मैंने पहले ही दिन से साफ कहना शुरू कर दिया था कि हम अलग हो गए हैं, तो अंततः इन्हें भी यह अलगाव स्वीकार करना ही पड़ा। और आज 12 साल हो गए और हमें अलग हुए। इन 12 वर्षों में हंस के चलते राजन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज इनके चारों ओर मित्रों परिचितों पाठकों इनके चाहने वाले और छपासुओं की भीड़ जमा रहती है। पैसे का कोई अभाव नहीं। किशन इनकी गाड़ी ही नहीं चलाता। किशन का भी नाम याद रखिए। किशन इनकी गाड़ी ही नहीं चलाता। इनके घर की और इनकी ज़िंदगी की गाड़ी भी बखूबी चला देता है। और सच पूछा जाए तो इन्हें पत्नी नहीं, किशन जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए था जो इनकी देखभाल के बदले तनख्वाह के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा न करे। कितनी बड़ी बात बोल दी है। उसके और उसके परिवार के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जिसके लिए वह कृतज्ञ भी होता ही होगा। सामने वाले की ऐसी अनकही कृतज्ञता ही इन्हें तृप्त करती है, इनके हम को पोषती है, क्योंकि अपेक्षा और अधिकार तो इनकी बर्दाश्त की सीमा में आते ही नहीं, या कहूँ मेरे संदर्भ में तो कम से कम नहीं ही आते थे, क्योंकि
मन्नू जी का खुद अनुभव रहा है। रही मैं, सो इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं आज बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, पर राजेंद्र के साथ रहते हुए भी तो मैं बिल्कुल अकेली थी। पर कितना भिन्न था वह अकेलापन जो रात दिन मुझे त्रस्त रखता था। शांत रहकर भी अलगाव की उपेक्षा और संवादहीनता की यातनाओं से इस तरह घिरी रहती थी सारे समय कि कभी अपने साथ रहने का अवसर ही नहीं मिलता था। आज सारे तनाव से मुक्त होने के बाद अकेले रहकर भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। आज कम से कम अपने साथ तो हूँ। इधर कुछ सालों से ही महसूस किया है कि मैंने कि कितना कितना ज़रूरी होता है आदमी के लिए नितांत अपना साथ, तनाव रहित और द्वंद्व मुक्त अपना साथ, नितांत अपना समय। इसलिए शायद अकेले रहकर भी समय काटना न मेरे लिए कभी समस्या रहा न संकट, और इसलिए शायद दिल्ली की अनेक साहित्यिक गतिविधियों में उपस्थित होना भी धीरे धीरे मैंने बहुत कम कर दिया। बस मन में मनचाहा न जाने कि बस मन में मनचाहा न जाने कितना कुछ चलता रहता है, और जानती हूँ कि मन का यह सब कुछ जिस दिन कागज़ पर उतरने लगेगा, मन के बचे खुचे खाली कोने भी पूरी तरह भर जाएंगे। इन 12 वर्षों में यदि मैं कुछ नहीं लिख पाई तो उसका सबसे बड़ा कारण है शारीरिक व्याधियाँ, यानी जो बीमारी हो गई थी, जिनका सिलसिला समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर कुछ से तो मुक्ति मिली, और कुछ यह समझ लिया कि उम्र है तो थोड़ा बहुत यह सब चलता ही रहेगा। सही बात है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उम्र के साथ तो और भी चलता रहेगा बुढ़ौती में। इनके साथ चलना सीख लिया है, यह भी मन्नू जी कर रही हैं। इस पर एक नई पुस्तक जरूर आई, कथा, जिसका नाम है कथा पटकथा। टीवी में सीरियल की बढ़ती संख्या के कारण इस लाइन में युवाओं के लिए करियर के अनंत रास्ते खुल गए हैं, इसलिए पटकथा लेखन अब कोर्स में आ गया है। कोई 1.5 साल से अर्चना बराबर आग्रह कर रही थी कि आप एक ऐसी पुस्तक तैयार कीजिए जिसमें अपनी लिखी पटकथा के साथ मूल रचना भी हो, साथ ही एक लंबी भूमिका लिखकर एक कहानी को पटकथा में बदलने की प्रक्रिया भी समझाइए। छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा यह पुस्तक, कि बिना किसी ठीक ठाक पुस्तक के इस विषय को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिना किसी ठीक ठाक पुस्तक के इस विषय को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, और इस तरह अर्चना के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी गई। बीमारी के दौरान पहले सुशीला थी देखने के लिए, अब जरा भी तकलीफ बढ़ी कि टिंकू अपने घर खींचकर ले आती है, यानी कि इनकी बेटी। पहले बहन के यहाँ, जब फिर बाद में क्या हुआ, तकलीफ बढ़ी तो अब इनकी बेटी थी। बिना शब्दों के भी एक गहरे सरोकार, एक गहरी आत्मीयता का बोध कैसे कराया जाता है, यह मैंने दिनेश से जाना। दिनेश 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 इनका दामाद। एक दो बार इनकी अनुपस्थिति में आनंद नीरा यह जिम्मेदारी उठाएं गनीमत है कि अब बिल्कुल ठीक हो तो सबसे पहले अपनी इस अधूरी कहानी को पूरा करने बैठे। इसमें कोई संदेह नहीं कि 12 सालों से घिसटती हुई अपनी ही इस कहानी से मैं बुरी तरह उभी नहीं गई, बल्कि त्रस्त भी हो गई हूँ। इसके इतने वर्षों तक घिसटने का एक कारण शायद यह भी हो सकता है कि अतीत की उन बातों में अब न लौटने की इच्छा होती हो, न झांकने का मन करता हो। पर वे प्रसंग जो जीवन के अनिवार्य हिस्से थे, उन्हें तो समेटना ही था, सो लिखा। पर आज इससे भी मुक्ति, बस अब तो बची हुई अधूरी चीज़ों को पूरा करने में जुटना है, और आश्वस्त हूँ कि उन्हें भी कर पाऊंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि 12 साल पहले मैंने अपने राजन से पूरी तरह अलग कर लिया था अपने को। इसके बावजूद हमारा संबंध पूरी तरह टूटा ही नहीं। राजेंद्र के फ़ोन करने, बाहर मिलने पर बातचीत करने से इस संबंधों के कुछ सूत्र को बचाए रखा। हाँ, फ़ोन करने, बात करने पर मैं भी जवाब ज़रूर देती थी। हो सकता है शुरू में इनका वापस लौटने का इरादा भाप कर कुछ उखड़े बिखरे ढंग से देती रही हूँ, कितनी सही बात कर रही हैं, पर बाद में तो बिल्कुल सहज सामान्य ढंग से हो गया। आज राजेंद्र, बिल्कुल मन्नू जी ने बिल्कुल दिल की साफ बातें की हैं इसमें। आज राजेंद्र और मेरे संबंधों का जो रूप है, उससे बेहतर रूप की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। नहीं जानती उसे परिभाषित कैसे किया जाए। फिर भी अगर करना ही हो तो कहूँगी, शत्रुता नहीं, बिल्कुल नहीं। कटुता, झूठ बोलूँगी यदि कहूँ कि बिल्कुल नहीं। शत्रुता तो नहीं है, कटुता तो थोड़ी बहुत है। क्योंकि अतीत की कोई घटना अगर कभी मन में उभर आए, या वर्तमान में ही राजन द्वारा जब तब कही जाने वाली कुछ बातें या जाने वाली कुछ हरकतें आज भी मन में कटुता तो ले आती हैं, पर वह अस्थायी भाव बिल्कुल नहीं है। बस उभरी और थोड़े समय बाद ही बिला भी गई। सहमति मुश्किल से 5-7 प्रतिशत बातों में ही हम सहमत हो पाते हैं। बस 5-7, यानी कि 90% में नहीं। हम मतलब वही 90-95 अपने हर काम और बात को तर्क संगत ठहराने के लिए गढ़ा गया उनका फलसफा, या फिर सिर्फ चर्चा के केंद्र में बने रहने के लिए, या फिर महज चौंकाने के लिए कही गई या लिखी गई वे बातें जिनसे मुझे जैसी परंपरावादी एक आधारहीन आरोप जो राजेंद्र शुरू से ही मुझ पर लगाते आए हैं कि सहमत होना तो संभव ही नहीं। मतलब मन्नू जी को मानते थे कि मन्नू तो परंपरावादी है, मन्नू का पिछड़ा सोच है, ये सब मानते थे। जैसे कि गांव के लोगों को माना जाता है, जैसे कि हम लोगों को माना जाता है।
वैसे गाँव में ज़्यादातर भारत की आबादी गाँव में ही है। मित्रता नहीं, मित्रता में तो जो एक तरह की अंतरंगता निहित रहती है वह हमारे बीच नहीं है। वैसे वह तो पहले भी कभी नहीं थी, अब तो हो भी नहीं सकती। पर हाँ, बिना किसी तरह की अंतरंगता और आत्मीय संवाद के भी एक नामालूम से सरोकार का एहसास जरूर है। आज हम दोनों के बीच अगर कुछ है तो निरंतर चलने वाला एक निहायत औपचारिक संवाद है। सूचनाओं और कह बांट सकने वाली निहायत छोटी छोटी समस्याओं का आदान प्रदान और समाधान है। पर इन सारी औपचारिक स्थितियों के बावजूद हारी बीमारी के दौरान सहयोग का एक अनकहा सा आश्वासन भी है। मतलब कि कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तब भी सहयोग मिल जाता है। मैं जानती हूँ कि आज क्रांति का परचम लहराती स्त्री विमर्श में पगी स्त्रियाँ जरूर मुझे धिक्कारेंगी, भर्त्सना करेंगी मेरी कि इतना सब होने के बाद अलग रहते हुए भी फिर जाकर जुड़ने की ज़रूरत क्या थी। इस जुड़ाव का रूप चाहे जो हो, जैसा भी हो, है तो जुड़ाव ही। मन्नू जी कितनी तरीके से सबके एंगल से सोच के लिख रहे हैं कि कौन क्या सोचेगा। पुरुष खासकर लेखक को भी धिक्कारेंगे, फटकारेंगे कि इतना दुखी और त्रस्त महसूस करने जैसा आखिर राजन ने किया ही क्या। पुरुष मतलब इनको धिक्कारेंगे, मनु भंडारी सोच रही हैं। अरे यह लेखक की ज़िंदगी में भरे पड़े होंगे कि ऐसे कितने ही प्रसंग, आखिर उनकी बीवियां भी तो रहती हैं। मेरे हिसाब से यहाँ सहती शब्द का प्रयोग करना चाहिए, पर उसे तो वे कभी करेंगे ही नहीं। अब तुम्हारे हाथ में कलम क्या आ गई कि इस मामूली सी बात की ही गाथा रच डाली। सही बात है, बहुत से लोग बोले भी होंगे। सब लोगों की धिक्कार और फटकार अपनी जगह और मुख्यतः लेखकी यात्रा पर केंद्रित मेरी जिंदगी की कहानी अपनी जगह। अब क्योंकि यह प्रसंग, बल्कि कहूँ कि यह संबंध मेरे लेखन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों से घने रूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे तो आना ही था। पर इस संबंध के चलते मैंने जो सहा और जो महसूस किया उसे अपने हिसाब से तो बेहद तटस्थ और निष्पक्ष संक्षिप्त रूप में ही लिखा है। यह बात ध्यान दीजिए, निष्पक्ष लिखा है। आपको लग रहा है, हमें भी महसूस हो रहा है कि बिल्कुल मन्नू जी ने सही लिखा है, निष्पक्ष लिखा है। और तटस्थ लिखा है, तटस्थ रहते हुए लिखा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि संक्षिप्त भी है, हर चीज़ों को नहीं बताया। इन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का यह एक पार्ट है, पूरी आत्मकथा नहीं है। तो भी इसमें कितना कुछ ज़िंदगी का आके उभर चुका है। फिर भी सबको अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने का अधिकार तो है ही। फिर भी मन्नू भंडारी जी ने कहा है कि सब लोग अपना इसमें प्रतिक्रिया रख सकते हैं। यह लेख यदि बात की जाए तो 103 हौज खास अपार्टमेंट, हौज खास, नई दिल्ली का है। 110016 इसका पिन कोड है। वहाँ से इस समय का लेख लिखा गया था। मतलब यह जो इसमें जोड़ा गया होगा ना धीरे धीरे करके मन्नू भंडारी ने, तो यह आत्मकथा बनी। मन्नू भंडारी का यही कथन है। याद रखिए, या कोई भी कथन दे देगा तो मन्नू भंडारी का रहेगा ही। ठीक, इसके बस आज इतना ही। इसके बाद पूरक प्रसंग शुरू होंगे, मतलब पूरक प्रसंग शीर्षक से इनके अन्य कुछ चीज़ें हैं जो कि 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आपको मतलब बहुत से ज़्यादा होगा, 2 या फिर 3 में। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। लगभग मेन कहानी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, बस पूरक प्रसंग यानी कि अन्य चीज़ें बस उसमें से जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वही चीज़ें बती हैं। और पूरी आत्मकथा लगभग समाप्त हो चुकी है पूरक प्रसंगों को छोड़ के। वह आपका 2 वीडियो में और हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।